औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCS सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के लेक्चर नंबर 6 में एक खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, नेटवर्क मॉडल को हमने डिस्कस किया था, कुछ सिनेरियोज देखे थे और प्रोटोकॉल लेयरिंग को समझने की कोशिश की थी। और उसमें जो टॉपिक हमने कवर किए थे वो थे जी, सबसे पहले तो हमने कुछ सिनेरियो देखा था कि किस तरह से दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखी थी। फिर प्रोटोकॉल लेयरिंग के प्रिंसिपल्स देखे थे, लॉजिकल कनेक्शन को समझा था, और फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है इसको समझा था, और फिर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में जो लेयर्स आती हैं उनको समझा था। आज हम इसके अगले हिस्से पे जाएंगे, हर लेयर को डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे, मज़ीद डिटेल अगले चैप्टर्स में आएंगी, लेकिन यहाँ पे उसको मज़ीद थोड़ा सा समझेंगे कुछ चीज़ों को। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको ये लेयरिंग सही तरह समझ आए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और इसमें मैं आपको पहले वो स्ट्रक्चर बताऊंगा, किस तरह से नेटवर्क काम कर रहा होता है। और इसमें जो बुनियादी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं और जो नेटवर्क का मेन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, वो जब आपको उसकी समझ होगी तो फिर आप मज़ीद आगे इसको समझ सकेंगे। नेटवर्क की जो हमने एक डिटेल पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। मैं एक मिनट ये ज़रा ओपन कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जी इंटरनेट का। हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं, वो आगे राउटर के साथ कनेक्ट होता है और फिर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। ये एक इसकी समझ एक जनरल सी एक डायग्राम है जो इसकी बेसिक डायग्राम में आती है कि बेसिक जो इसका काम हो रहा था वो कैसे होता है। इनमें हम पहले इनकी वर्किंग थोड़ी सी जानेंगे ताकि फिर हमें फिर ये ज़रा लेयर्स की समझ अच्छी तरह आ जाएगी। तो बात पहले ये समझ लें कि जिस तरह से हम लोग आपस में थ्रू टेलीफोन कनेक्ट होते हैं, मोबाइल नंबर्स जो है वो यूनिक होते हैं, या टेलीफोन नंबर जो है वो आपका एक यूनिक नंबर होता है। मसलन हमारे पास जो मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे मोबाइल से कैसे कनेक्ट है, इस पे भी मैंने आपको कनेक्टिविटी शुरू की डायग्राम में दिखाई दी कैसे आपस में कनेक्टिविटी होती है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली कि लेट्स से ये मेरा एक नंबर है, मोबाइल नंबर है मेरा 03005522 अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मोबाइल नंबर किसी और का भी है या सिर्फ मेरा है, यानी कि यूनिक है। पूरे पाकिस्तान में ये मोबाइल नंबर किसी और का नहीं, ये सिर्फ मेरा है। अच्छा, अगर मैं इसकी शुरू में 0092 लगा देता हूँ तो अब ये पूरी दुनिया में यूनिक हो गया। अब ये जो मोबाइल नंबर है ये पूरी दुनिया में यूनिक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, अब इसकी अगर आप ज़रा साइंस को समझिए कि 0300 ये 11 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। हर एक मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। जो पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बैठी हुई है जो इसको डील कर रही है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, और वो इसको ऑथेंटिकेट करती है कि जो एक मोबाइल नंबर है वो जो एक को मिला वो दूसरे को ना मिले। ठीक, पहली बात ये एग्जांपल यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट की कि आपको जरा नेटवर्क की समझ आए। अब जितने भी मोबाइल हैं, जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके यूनिक नंबर्स हैं। ठीक, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में जो जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके यूनिक एड्रेसेस हैं, उनके यूनिक नंबर्स। इंटरनेट की दुनिया में उसको IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक,
जो हर एक कंप्यूटर का यूनिक होता है। जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा, सर्वर है, राउटर है, कंप्यूटर है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस आईपी एड्रेस की शक्ल आपने यूं अक्सर देखी होगी 192.168.1.1 या 10, इस तरह से आपने इसकी आईपी एड्रेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक जरा दिखा दूं। जनरली आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ कैसे। अच्छा, अब हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा। उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। जो कंप्यूटर जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, इस तरह से कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक। अच्छा, अब इस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है, सर्वर का आईपी एड्रेस है, राउटर का आईपी एड्रेस है। आगे ये इंटरनेट जो है, अब ये इंटरनेट की जो दुनिया है, ये कुछ इस तरह से होती है, आपस में कनेक्ट होती है। ये जरा देखिएगा। अब ये देखें, इसमें लाखों करोड़ों राउटर्स इस वक्त लगे हुए हैं। एक गुंजान सा नेटवर्क है कुछ इस तरह से। ये देखिएगा, मसलन ये एक कंप्यूटर है, ये राउटर के सिंबल शो कर रहा है। अब ये राउटर, लाखों इसमें राउटर्स हैं और वो दूसरी तरफ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा, ये एक और इसकी डायग्राम है। जैसे बेस स्टेशन है, ये रीजनल आईएसपी आ गया, ये लार्ज गवर्नमेंट नेटवर्क। अभी ये अपने अपने नेटवर्क से, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क है, वो हमने एक ग्लोबल आईएसपी के साथ उसको जोड़ दिया। अब ये देखिए, अब ये जब इसके साथ जुड़ा हुआ, आगे इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब ये राउटर ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है और इस तरह से एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया। हर एक का यूनिक आईपी एड्रेस है। जिस तरह से पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, इस तरह से वहां पर अयाना है। ठीक है, जो इस सारी चीज को डील कर रही है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब हुआ क्या कुछ, इनकी जरा मैं आपको नेचर बता दूं कि ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये अब हो गए यूनिक। ठीक। एक और एड्रेस होता है, उसको मैक एड्रेस कहा जाता है, मैक एड्रेस। अब ये कौन सा होता है? जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके, मोबाइल, आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, उन सब की जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है, जो जो हार्डवेयर उसमें लगा हुआ है, स्पेशली एनआईसी कार्ड, ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या जो आपका वाईफाई होता है। ठीक। इसका जो एक एनआईसी कार्ड हो गया, वाईफाई हो गया, ठीक है, वाईफाई, ये हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आपके मोबाइल में जो ब्लूटूथ लगा होगा, इंफ्रारेड है, एक्सेट्रा, जो भी इस तरह के डिवाइसेस, इन सब का एक हार्ड कोडेड एड्रेस होता है, जो पूरी दुनिया में यूनिक होता है। ये उसको इस तरह से मैनेज किया गया हुआ है कि कंपनीज को कुछ नंबर्स अलॉट किए गए। कंपनी जब आगे बनाती हैं तो वो आगे उनकी फिगर्स को चेंज करती रहती हैं, डिवाइसेस बनती जाते हैं। मसलन मेरे लैपटॉप में जो वाईफाई है, इसका जो मैक एड्रेस है, वो आपके पास मौजूद लैपटॉप के में बेशक एक ही कंपनी का है, वो मैक एड्रेस से उसका डिफरेंट होगा। जो आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है, एक ही कंपनी के मोबाइल में, उनके मैक एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। यानी कि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस इज आल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। एक ही चीज है, सॉरी, इसको फिजिकल एड्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसको अब दो तरह के एड्रेसेस आपने समझ लिए। आईपी एड्रेस क्या होगा जी? हर कंप्यूटर का, हर राउटर का, हर सर्वर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस क्या होता है? हर डिवाइस का, हर डिवाइस की पोर्ट का, जो इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है। अब स्विच है, तो अगर स्विच के अंदर 8, इसके अंदर अगर आप हर सर्वर का अपना एक यूनिक
एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस क्या होता है? हर डिवाइस की पोर्ट का जो इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है। अब स्विच है तो अगर स्विच के अंदर 8 इसके अंदर अगर आप कनेक्टिविटी के लिए 8 पोर्ट्स हैं जिनके साथ आप 8 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है? 8 पोर्ट्स के अलग-अलग मैक एड्रेसेस। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, दो चीजें आपको समझा दी। अच्छा, ये आप देख कैसे सकते हैं? अपने कंप्यूटर में अगर आप विंडोज का बटन प्रेस करें और वहां पे लिखें CMD, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर लें और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने जाके कमांड लिखनी है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो या आप नेटवर्क किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हैं, IP कॉन्फ़िग, तो वो आपको सबसे पहले इसका IP एड्रेस बता देगा। ये IPv4, इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, IP एड्रेस को तो हम सही तरह से इंशाल्लाह सीखेंगे। 192.168.1.18, ये क्या है जी? इसका IP एड्रेस है। किसका जी? वायरलेस लेन। मेरी जो वायरलेस लेन है यानी कि जो वाईफाई है उसका जो IP एड्रेस है वो है ये वाला, और उसका जो मैक एड्रेस है जिसको मैक एड्रेस करते हैं, CLS करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको IP config स्लैश कमांड होती है IP config स्पेस देकर स्लैश ऑल, तो ये सब के एड्रेसेस दिखा देंगे। इसमें वो मुझे मैक एड्रेस, ये जो वायरलेस लेन अडॉप्टर था ये वाला मेरा, अब इस पे आ जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये मुझे फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है, ये वाला 505B C2B119-25। ये पूरी दुनिया में जितने भी लैपटॉप है, जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं, वाईफाई हैं, उन सब में ये एड्रेस यूनिक है। ये सिर्फ इसी वाईफाई का, ठीक है? ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है। तो आप अपने कंप्यूटर में दोनों चीजें देख सकते हैं, फिजिकल एड्रेस भी देख सकते हैं और IP एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें काफी सारी चीजें, मैं उनको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो ये आपको बुनियादी चीजें समझ आ गई कि ये जो एड्रेसेस हैं वो क्या है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, स्विच की जगह इससे पहले एक डिवाइस यूज होती थी, उसे हब कहा जाता था, ठीक है? उसे हम हब कहते थे। वो स्विच की जगह इस्तेमाल होती थी। जो पुराने डिवाइसेस होती थी उनमें एक हब होता था, हब कहते थे उसके लिए, टर्म जो यूज होती थी वो हब। अब उसको स्विच कहा जाता है। आप असल मार्केट से जाते हैं ना लेने के लिए, तो आजकल उसका नाम जो है ना वो स्विच है। मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले कुछ डिवाइसेस दिखा लूँ। ये है TP-Link, पता नहीं अब सही नजर आ रहा है आपको, यानी इस तरह से TP-Link, ठीक। अब ये एक हब है, इसकी साइड पे देखिएगा ये पोर्ट्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्ट का एक हब है। इसके ऊपर TP-Link लिखा हुआ है और इस पे जो लिखा हुआ है 5 पोर्ट फास्ट ईथरनेट स्विच। हालांकि ये स्विच नहीं है, वर्किंग लाइक अ स्विच, बट दिस इज हब। चलिए, इसके अलावा ये भी देखिएगा, मेरे पास 8 पोर्ट एक स्विच पड़ा हुआ है, हब है। इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक है, ये 8 पोर्ट स्विच लिखा हुआ है इस पे, ठीक। लेकिन ये स्विच नहीं है, ये हब है। ये मैं बताता हूँ, मैं फर्क आपको बताता हूँ। स्विच क्या होता है, ये क्या है जी? हब। अच्छा, कनेक्ट करने के लिए जो पहले इस्तेमाल होता था, आपके पास ये इथरनेट केबल होती थी, आप इसको कनेक्ट करते थे इसकी इस पोर्ट पे, ठीक है? इस पोर्ट पे आपने इसको कनेक्ट किया, अगर आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से आ रही है, ठीक। इस पे आपने कनेक्ट किया, दूसरी साइड आप अपने लैपटॉप की पोर्ट पे लगा देते हैं। ये आपका लैपटॉप है, इसमें ये RJ45 कनेक्टर होता है, ये वाला, ठीक। आप ये इसमें लगा देंगे, इसको पावर ऑन करेंगे तो ये आपका एक साइड से कनेक्टिविटी होगी। इसी तरह दूसरी केबल आप इसकी दूसरी पोर्ट पे लगाएंगे और दूसरे कंप्यूटर के साथ लगा देंगे, और यूं आप इसको
कनेक्ट कर लेंगे अपने एक नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। हर एक को आप यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये आपका एक साइड से कनेक्टिविटी होगी। इसी तरह दूसरी केबल आप इसकी दूसरी पोर्ट पे लगाएंगे और दूसरे कंप्यूटर के साथ लगा देंगे और यूं आप इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने एक नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। हर एक को आप यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी मैंने आपको दिखाए हैं हब। अच्छा, अब आ जाता हूँ स्विच दिखाता हूँ आपको। ये है जी सिस्को का स्विच। ये देखिए, ये साइज में उससे कितना बड़ा है। ये हब है 8 पोर्ट का और ये आपके पास है जी स्विच। ये 24 पोर्ट का स्विच है। इसको स्विच कहते हैं। बताता हूँ इनमें फर्क क्या होता है। ये मैनेजेबल होता है, यानी कि इसमें हम लॉग इन करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक। जबकि जो हब होता है उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तीसरी चीज आ जाती है राउटर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें पोर्ट जरा देखें तो आपको कम पोर्ट होती है। इस साइड से इसको देख लें, ये इसकी लाइट्स हैं इस तरफ और ये सिस्को का राउटर है। इसका नाम है जी सिस्को 2800 सीरीज का राउटर था गलबन। ये है इसका सिस्को, ये बिल्कुल जरा मदम सा लिखा हुआ है 2800 का। ये 2600 सीरीज का राउटर है, ठीक है, उसका टैग लगा हुआ है। अब इसके अंदर देखें अगर आप, तो टोटल इसमें 3 पोर्ट्स आपको नजर आ रही है, लेकिन इसमें जो वर्किंग है वो सिर्फ 2 है, 1 और 2। और ये इसकी कंसोल होती है इसमें लॉगिन करने के लिए, और ये ऑक्स केबल होती है थ्रू टेलीफोन लाइन इसमें करने के लिए, और ये इसकी एक और सीरियल पोर्ट होती है। मजीद इसमें हम यहाँ पर भी इसमें कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें पोर्ट्स लगा सकते हैं। तो ये 3 डिवाइसेस मैंने आपको बताई। अब आ जाता हूँ आगे। अच्छा जी, अब आपने ये डिवाइसेस जरा देख ली। हब और स्विच में फर्क क्या होता है। होता क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, लेट से आप इन डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो देख लेता हूँ एग्जांपल। चलिए, अच्छा, अब ये जो कंप्यूटर है, लेट से यहाँ पर एक और कंप्यूटर में बना लेता हूँ छोटा सा, मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर और है, इसको भी हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये पीसी जो है, ये अगर कोई चीज इसको बेचता है, इसका भी अपना आईपी एड्रेस होगा जी, तो उसका भी अपना आईपी एड्रेस होगा। अब ये पीसी जब इसको कुछ भेज रहा है या इधर को कुछ भेज रहा है या इसको कुछ भेज रहा है, तो हब क्या करता था, अगर स्विच की जगह हब से ये सारे कनेक्ट हो, हब के साथ अगर कुछ पीसी कनेक्ट हो, तो अगर वो पीसी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो क्या होता था कि इसने अगर कोई चीज भेजी है ना, तो वो सब पीसी के पास जाएगी। उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। क्या जी? ब्रॉडकास्ट। हब क्या करता था, पूरे नेटवर्क के ऊपर जितने भी पोर्ट्स हैं, अब एक ने डेटा भेजा, वो सब बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट करता है। हब जो होता है ये ब्रॉडकास्ट करता है। अच्छा, जब वो सबके पास पहुंचेगा डेटा, तो वो अपने अपने आईपी एड्रेसेस मैच करेंगे कि ये डेटा किसके लिए आया है, और जिसका होगा वो रख लेगा, बाकी सारे उसको ड्रॉप कर देते हैं। स्विच जो होता है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, इसको मैनेज कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। ये क्या करता है, पहली दफा जो जो इसके साथ कनेक्ट होता है ना, ये मैक एड्रेसेस की लिस्ट अपने पास बना लेता है, मैक एड्रेस इकट्ठे कर लेता है। अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, अब इनमें से किसी पीसी के रहेगी, तो वो देखेगा कि ये किस मैक एड्रेस के लिए है, वो सिर्फ उसको भेजेगा। ये ब्रॉडकास्ट भी करता है और उसको रोकता भी है, उसको यूनिकास्ट भी करता है। तो ये जो नेटवर्क है, इस सारे नेटवर्क की ट्रैफिक इसको पता होती है कि कौन सा स्विच कहाँ पर, कौन सा मैक एड्रेस कहाँ पर कनेक्ट है। ये स्विच जो है ना, ये अपने नेटवर्क को जानता है, ठीक।
यानी कि अपने नेटवर्क को ये किस बुनियाद पर जानता है? मैक एड्रेसेस की बुनियाद पर। अपने नेटवर्क को ये मैक एड्रेसेस की बुनियाद पर जान रहा होता है। अब जो इस तरफ कोई अगर इसी तरह नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर अगर कोई इसी तरह स्विच लगा हुआ है, आगे डिफरेंट उसके साथ कंप्यूटर्स लगे हुए, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। अब स्विच के पास इसकी मालूमात नहीं होती, ठीक। अब आ जाता है जी राउटर। अब यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है, इधर दूसरा नेटवर्क चल रहा है। राउटर के पास कौन सी इंफॉर्मेशन? राउटर के पास होते हैं जी आईपी एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन। राउटर समझते हैं किसको? आईपी एड्रेस को। कौन सा आईपी एड्रेस किस तरफ चल रहा है ये राउटर को पता होता है। अगर नहीं पता तो ये अगले राउटर को भेज देगा, वो अगले राउटर को भेज देगा, जैसे इस डायग्राम में आपने देखा है। तो वो मालूमात क्या होती है जी आगे? मसलन एक किसी कोई एड्रेस था, इसका एड्रेस है, वो इसको नहीं पता, ये अगले राउटर को, वो गेटवे होता है एक चीज, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे जब पहुंचेंगे, तो उसको भेजेगा। अब ये लेट से इसका आखिरी राउटर था इस नेटवर्क का, इस नेटवर्क का ये लास्ट राउटर है इस नेटवर्क का। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस राउटर को कुछ मालूमात नहीं पता तो वो इस पे भेज दे, इसको हमने गेटवे बना दिया क्योंकि ये अगले नेटवर्क से कनेक्ट, ठीक। तो हम इसे गेटवे कह देते हैं कि ये पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक यहाँ से निकल रही है, इसी तरह इस पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक इस राउटर से निकले, तो इसको ये इसका गेटवे है। तो जब उसको कोई आईपी एड्रेस ना मिले, उसको ना पता चले ये कौन सा है, तो वो अपने गेटवे को भेजता है। गेटवे आके किसको भेजेगा? ग्लोबल आईएसपी को। इस पे बेशुमार राउटर है, वहां से उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि जो स्विचेस होते हैं ये मैक एड्रेस की मालूम, मैक टेबल होता है इनके पास जिसमें मैक एड्रेसेस होते हैं अपने नेटवर्क। जो राउटर होता है इसके पास क्या होता है जी? इसके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब यहाँ पर बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं हम लेयर्स की तरफ। ये एक जनरल सी एक कुछ बुनियादी चीजें थी। अब जब आपको ये चीज समझ होगी, आपने डिवाइसेस भी देख ली हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में मैं वाई भी हूँ जो सीसीएम की सर्टिफाइड हूँ, इसलिए मेरे पास सारी डिवाइसेस सिस्को की पड़ी हुई हैं। राउटर्स हैं, मल्टी लेयर लेयर 2 और 3 के स्विचेस हैं। लेयर 2 3 स्विचेस, 3 चूंकि हम राउटर को कहते हैं, लेयर 3 राउटर होता है और स्विच होता है वो लेयर 2 पे काम कर रहा होता है। अब इसी हम उधर चलते हैं उस पर। तो बाज स्विच ऐसे होते हैं जो लेयर 3 स्विच कहते हैं, यानी कि उस पर आप राउटिंग भी कर सकते हैं। वो राउटर भी होते हैं, स्विच इकट्ठे होते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम में ये जो इस तरह के दिखाएगी ना, ये जो इसके लिए सिंबल यूज किया गया है, ये लेयर 3 या फायरवॉल, इस तरह की ये सिंबल उनके लिए यूज की जाती हैं। ये राउटर की सिंबल होती है आप जो देखेंगे, और ये आई थिंक सो फायरवॉल प्लस राउटर या लेयर 3 की डिफरेंट होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैकेट ट्रेसर है, ये भी आपको मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्विचेस में जाता हूँ तो ये मेरे पास देखिएगा, ये लेयर 3 का सिंबल जो वो यूज करते हैं, ठीक। तो ये सिंबल होता है, ये लेयर 3 है, यानी कि ये राउटर प्लस स्विच है। और ये क्या है? ये स्विच का सिंबल है, ठीक। और इसी तरह जो राउटर का सिंबल होता है, ये राउटर्स हैं जिस भी सीरीज के होते हैं। और बड़े बड़े राउटर्स होते हैं जो क्या नाम है, सिस्को के बड़े बड़े राउटर हैं, जीएसआर और इस तरह के आते हैं, सीआरएस या सीएसआर, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये सिस्को के, अभी तो आपको मैंने छोटा सा राउटर इतना सा दिखाया, तो इतना सिर्फ उन राउटर्स के कार्ड होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो पूरे जैसे जितना बड़ा फ्रिज होता है ना, इतना बड़ा जितना ये राउटर है, इतना सिर्फ उसका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। CSR राउटर सिस्टम स्लो हो गया, सिस्को CSR राउटर ISR ISR ये आ गया।
ये वाला CSR। अब ये देखिए ये कितना बड़ा राउटर है, ठीक। अब 1 गीगा से ज्यादा 10 G के लिंक्स होते हैं ये। अब ये जितना बड़ा इसका कार्ड है इतना ये एक छोटा सा राउटर था सिस्को 2800 सीरीज का। तो ये बड़े बड़े राउटर्स कम्युनिकेशन में बैक एंड में चल रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये आगे स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर, जो भी लेयर्स हमने अभी देखी उनकी डिस्क्रिप्शन अगर ओवरऑल आप यूँ देख लें लेयर्स को, तो जो हमने लेयर्स पढ़ी, जो सबसे टॉप पे होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल। इनफैक्ट लेयर से मुराद क्या है कि एक कंप्यूटर जब एक मैसेज दूसरी तरफ भेजेगा तो वो उस मैसेज के ऊपर ये 5 काम होंगे। ये 5 काम में या वो 5 शक्लों में वो मैसेज वो 5 शक्लों में वो मैसेज आपका ट्रेवल करेगा, यानी कि ये एक ही साइड पे भी काम हो रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज की क्या शक्ल होती है। तो उस पे जो मैसेज हमारे पास है उसकी आइडेंटिकल क्या है, वो मैसेज फॉर्म में है, ठीक। उसे मैसेज कहते हैं, तो दूसरी साइड पर भी एज अ मैसेज ट्रीट होगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कि जब इस मैसेज के साथ कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाएं तो अब उसे हम क्या कहते हैं, ये सेगमेंट है या यूजर डेटाग्राम है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम उसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यानी कि वो सेगमेंट कहते हैं या फिर डेटाग्राम्स। नेटवर्क लेयर जिसके ऊपर IP एड्रेसेस को देखा जाता है, ठीक है। अब जब आपने अभी देखे ना, जब आपने एक मैसेज लिखा हाय, आप जस्ट ये मैसेज उधर पास करना चाहते हैं, हाय हाउ आर यू, ठीक। अब इसका क्या ताल्लुक है IP एड्रेस से, आपको पता है IP एड्रेस क्या है? नहीं ना। तो ये मैसेज है, इसको ये यहाँ पर वो मैसेज ही उसकी सेगमेंटेशन कैसे हुई, वो डेटाग्राम कैसे बना, वो फ्रेम कैसे बना, बिट्स कैसे हुआ, इसका यूजर के साथ जो इधर जो सोर्स को ले रहा है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक। तो लेकिन इस एक मैसेज के ऊपर ये सारे काम होते हैं। चलते हैं जी आगे। अच्छा, सबसे पहले आ गया जी फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर में क्या जी, वी कैन से दैट द फिजिकल इज द रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग इंडिविजुअल बिट्स इन अ फ्रेम अक्रॉस द लिंक। अगर मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, फिजिकल लेयर में क्या है, रिस्पांसिबल किस चीज की है, इंडिविजुअल बिट्स इन अ फ्रेम अक्रॉस द लिंक। अब लिंक के ऊपर जो फ्रेम्स हैं, वो जो बिट्स हैं वो जो जा रहे हैं, वो although the physical is the lowest level of protocol suite, the communication between two devices, the physical is a still logical communication because there is a hidden layer, the transmission media under the physical layer. Two devices are connected by transmission medium, cable or air. We need to know that the transmission medium does not carry bits. अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमारी जो फिजिकल है, फिजिकल जिसमें हमने कहा कि अब ये बिट्स में आ गए और ये बिट्स में ट्रेवल करेगा। इनफैक्ट वो जो आगे केबल है ना, या वो वाईफाई लिंक होगा या वो केबल होगी, उसमें जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, जो अपना डेटा ट्रेवल कर रहा है वो बिट्स की फॉर्म में, वो तो बिट्स की फॉर्म में नहीं है, वो किसमें है, वो सिग्नल्स है, ठीक। वो सिग्नल ट्रेवल करते हैं किसमें, जो मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, और वो किस लेयर में आ जाता है, वो फिजिकल लेयर में आ जाता है। उसके बाद देखिएगा फिजिकल लेयर के बाद आ जाती है डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेसेस, ठीक, फ्रेमिंग, ये काम हमारा डेटा लिंक लेयर में होता है। और मैक एड्रेसेस तो कौन सी डिवाइस यूज करती थी, हमने देखा था स्विच। अच्छा जी, we see the internet is made of several links होते हैं जी, लेन कनेक्टेड होता है by router, there may be a several overlapping sets of links, datagram travel from the routers are responsible for choosing the best link. However, when the next link is traveled to by the router, आगे चलते हैं। TCP does not define any specific protocol
फॉर द डेटा लिंक लेयर, जो टीसीपी सूट है इसमें कोई इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट है। हर एक लेयर में कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रहा होता है, लेकिन डेटा लिंक लेयर में आगे मजीद आ रहे हैं, उसमें कोई खातरखा प्रोटोकॉल नहीं होता। तो उसमें क्या जी, एक्सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, एनी प्रोटोकॉल दैट कैन टेक डेटाग्राम एंड कैरी it through the link sufficient for the network layer. The data link layer takes the datagram and encapsulate in a packets called frame. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है उस पर जब वो मैसेज पहुंचता है जो डेटाग्राम की शक्ल इख्तियार करती है, उसको उसमें इनकैप्सुलेट किया जाता है। इनकैप्सुलेशन होने के बाद वो एक फ्रेम बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस मैसेज को हम क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेटवर्क लेयर। अब ये है इम्पोर्टेंट लेयर आईपी एड्रेसेस के हवाले से। ये नेटवर्क लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन द सोर्स कंप्यूटर एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। जब एक मैसेज भेजा जाता है किसी दूसरी तरफ, ठीक, तो जब वो नेटवर्क लेयर पर आता है तो इसके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है सोर्स आईपी, ठीक है, जो मशीन जिसके ऊपर ये है वो ये हो गया सोर्स आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस होता है। और दूसरा इसके ऊपर होता है डेस्टिनेशन आईपी, ठीक। तो दो चीजें इसके पास होती हैं, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इस मशीन का आईपी एड्रेस। क्योंकि हर मशीन का आईपी एड्रेस लाजमी होगा, हर कंप्यूटर का जो भी नेटवर्क डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस लाजमी होगा। तो ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस डिवाइस का हो गया, और जो हमारा सोर्स आईपी है वो इसका हो जाता है। तो नेटवर्क लेयर इन दोनों चीज़ों को देखती है। और यहाँ पर फिर हम जब इसके हेडर साथ अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, कि अब यहाँ पर ये एड्रेस के अटैच हो गए, अब ये एक डेटाग्राम बन गया। तो इसके पास दो इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी किधर से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो जब ये इंफॉर्मेशन राउटर, अब इतने इस डेटाग्राम ये जो उसके पास पहुंचेगा, वो पैकेट सा राउटर के पास पहुंचता है, तो बाकी को वो मैसेज उसको नहीं पता होता इसके अंदर क्या है, वो सिर्फ उसका डेस्टिनेशन आईपी देखता है कि इसको मैंने किस तरफ भेजना है। वो फिर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये आईपी एड्रेस किस तरफ चल रहा है, वो उस तरफ उस राउटर को उस पैकेट को भेज देता है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क इज अ होस्ट टू होस्ट। ये जो कम्युनिकेशन होती है इसको होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होते हैं, ठीक है। However, since there is several routers from the source and destination, the router is the path responsible for choosing the best route for each packet. तो अब ये राउटर की जिम्मेदारी होती है कि एक राउटर तो होता नहीं है, जैसे हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें बेशुमार राउटर्स थे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें पता है बेशुमार मुख्तलिफ के रास्ते होते हैं। तो बेस्ट रूट को तलाश करना ये इसी की जिम्मेदारी होती है, राउटर की जिम्मेदारी होती है। One reason is that before the separation of different tasks between different layers. The second reason, the network layer is in the internet includes the main protocol. अब नेटवर्क लेयर के अंदर जो मेन प्रोटोकॉल है वो कौन सा है जी, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसी के नाम पे आईपी एड्रेस होता है। डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ पैकेट कॉल्ड डेटाग्राम एट द नेटवर्क लेयर। अब जो पैकेट की जो शक्ल, जो मैसेज की जो शक्ल जब वो इस लेयर पर पहुंचता है या इसकी इंफॉर्मेशन जब उस पैकेट में डाल दी जाती है, तो अब उसको हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। अब ये राउटिंग पैकेट, आईपी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर राउटिंग पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन व्हिच इज अचीव्ड बाय ईच राउटर फॉरवर्डिंग द डेटाग्राम टू द नेक्स्ट राउटर इन इट्स पाथ। तो वो क्या करता है, ये राउटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको अगले पाथ पर कैसे भेजता है। अब यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे जो अच्छे प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से जी, उसमें है जी ICMP प्रोटोकॉल। ये किस लेयर पर काम कर रहा है, लेयर 3 पे काम कर रहा है, जिसे नेटवर्क लेयर कहा जाता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इसी तरह इस पे एक और प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अच्छा जी, इस ये ग्रुप में जब आप मल्टीटास्किंग जहाँ पर हो रही होती है ग्रुप में, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है जी DHCP ARP, the address resolution protocol is a protocol that helps IP to find link layer address. अब उसमें क्या होता है कि
अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होगी जी आगे? द लॉजिकल कनेक्शन एट द लेयर 4 जिसे हम कहते हैं। अब जो लॉजिकल कनेक्शन बनता है, जो इम्पोर्टेंट है लेयर है, वो हमारी टीसीपी जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, वो यहाँ पर चलता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सोर्स होस्ट गेट्स द मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर से इसके पास आता है, ये उसमें इंकैप्सुलेशन करते हैं, अपने हेडर इंफॉर्मेशन डालता है। उसके बाद इसको कहा जाता है कि ये सेगमेंट है या यूजर डेटाग्राम इज डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड सेंड इट थ्रू द लॉजिकल इमेजिनरी कनेक्शन टू द ट्रांसपोर्टर थ्रू डेस्टिनेशन होस्ट। फिर ये अगली लेयर की तरफ जो कि नेटवर्क लेयर होती है उसमें इसको भेज देता है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल मेन प्रोटोकॉल होता है और दूसरा इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो यूडीपी होता है। ठीक है, दो प्रोटोकॉल होते हैं। अगर तो दोनों टीसीपी का काम क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एक लॉजिकल कनेक्शन बना देता है। ठीक है, मैसेज यहाँ से आया, अब देखिए जब कॉल हो रही होती है ना इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो कैसे काम हो रहा होता है ना। अच्छा जी, इसमें क्या है that few transport protocol the internet is designed for some specific task. The main protocol, transmission control protocol, is a connection oriented protocol that first establishes a logical connection between transport layers to the at the two hosts before transferring data. अच्छा, तो टीसीपी काम ऐसे कर रहा होता है कि इसकी दो होस्ट हैं, ठीक है, और वो एक पैकेट भेजेगा, पहले देखेगा कनेक्शन वहां तक पहुंच गया, हाँ जी हो गया, इसे 3 वे हैंडशेक कहते हैं। इसे डेटा सेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है जी सेंड कर दो, फिर वो डेटा भेज। तो अब ये जो इसकी 3 वे हैंडशेक होता है, उसमें क्या होता है, एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। फिजिकल नहीं होता जैसे स्विच नेटवर्क में था कि वो पूरा का पूरा ऐसे नहीं होता, बल्कि लॉजिकल कनेक्टिविटी इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो ये टीसीपी क्या करता है, ये श्योर करता है, इसमें ये श्योरिटी होती है कि जो पैकेट एक सोर्स से गया वो डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंचेगा। लेकिन इसके पैरेलल जो होता है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करेगा, जस्ट उस पैकेट को उस डेस्टिनेशन के ऊपर भेज देता है। ये 3 वे हैंडशेक नहीं करता, बल्कि ये उस डेस्टिनेशन के ऊपर भेज देगा। और UDP is a simple protocol that does not that doesn't provide flow error, एरर्स को नहीं देखता या कंजेशन कंट्रोल को ये नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, जस्ट डेटा आया और उसको सेंड कर देता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो एरर्स को कंट्रोल करता है और इन चीज़ों को वो देखता है, वो फ्लो जो होता है, प्रोवाइड फ्लो एरर कंजेशन कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को वो टीसीपी है वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसमें वो एप्लीकेशन लेयर कहलाती है, शोज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन इज बिटवीन टू प्रोसेसेस या टू प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट द प्रोसेस सेंड द रिक्वेस्ट टू द अदर प्रोसेस एंड रिसीव द रिस्पांस। अब इसमें जस्ट उसने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया या मैसेज उसने लिखा, तो वो अब आगे दूसरी तरफ पहुंचते हुए इन सारी बातों से गुजरता है। लेकिन इसमें जो प्रोटोकॉल इसके हैं, जैसे कि HTTP हाइपर ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब ये क्या है, आप जब जो भी चीज़ आप वेब पे देखना चाहते हैं, जो ब्राउजर जो चीज़ ओपन कर रहा होता है किसी भी वेबसाइट की, तो वो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कोई भी टेक्स्ट जो एक जगह पर पड़ा हुआ था, वेब पे पड़ा हुआ था, उसको अगर आप देखते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, तो ये HTTP होता है। इसी तरह www सिंपल मेल ट्रांसफर, SMTP, FTP, टेलनेट जो होता है टर्मिनल नेटवर्क, ये क्या है, ये सारे लेयर 1 के प्रोटोकॉल हैं। आप इनकैप्सुलेशन और इस चीज़ को जरा देखिए, और डी कैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये अभी जो चीज़ सारी हमने पढ़ी है, देखिएगा ज़रा यहाँ पर कि इनकैप्सुलेशन क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल लेयरिंग के अंदर। और इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फिगर के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लेट्स से एप्लीकेशन से ये मैसेज था जो दूसरी तरफ रिसीव होना है। ठीक, अब मैसेज वहां जाने से पहले पहले ये सारे काम हो रहे हैं कि उस पर सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा और यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि किस प्रोटोकॉल की मदद से
या किस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए इस डेटा को दूसरी तरफ जाना है, इस मैसेज को दूसरी तरफ जाना है। और वो जो प्रोटोकॉल है वो या टीसीपी होगा या यूडीपी होगा। यहाँ पे ये डिसीव करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन लग गई। अब ये 4 यानी इस पे हमने वो मैसेज इस पे डाल दिया, हेडर एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब जब ये लग गया तो इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहेंगे। और उसके बाद फिर मजीद आगे जब चला तो इसके अंदर नेटवर्क, अब इस पे ये लेयर 4 का हेडर लगा, तो इस पे यहाँ पे बात समझाई जा रही है। तो अब जब नेटवर्क पे पहुंचा तो अब लेयर 3 का हेडर लग गया, 4 का भी लगा और 3 का भी लग गया। जब डेटा लिंक पे पहुंचा तो लेयर 2 जो इसका हेडर लगा, 3 का लगा, 4। अब ये पैकेट की शक्ल देखिए, ये जो मैसेज था अब यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसकी क्या शक्ल होगी, ठीक। यहाँ पर अब दूसरी तरफ यही चीजें, पैकेट इस तरह से रिमूव होते जाएंगे और यहाँ पर वो डेस्टिनेशन पर वो चीज पहुंचेगी। तो इनकैप्सुलेशन से क्या मुराद होती है कि स्विचेस बिकॉज नो इनकैप्सुलेशन कहते हैं इनकैप्सुलेशन इन द सोर्स होस्ट, और जो डी कैप्सुलेशन होती है वो डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन होस्ट पे होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होगी, एट द एप्लीकेशन लेयर द डेटा to be exchanged is referred as a message, उसको हम मैसेज कहते हैं। और the message is passed to transport layer आ जाता है, take message as a payload, उसको एक payload समझ रही होती है। the load the transport layer should take care of, it adds the transport layer header to a payload which contain the identifiers of the source and destination application program, उसके मतलब उसमें information डाल दी जाती है। और फिर क्या होता है, the result is a transport layer protocol which is called segment, यहाँ पर हम उसको सेगमेंट कहते हैं। और यूडीपी पे अगर होगा, अगर वो टीसीपी यूज करेगा तो सेगमेंट कहलाएगा, अगर वो यूडीपी यूज करता है तो फिर हम उसे डेटाग्राम कहते हैं। द नेटवर्क लेयर टेक्स ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट एज डेटा और पेलोड एंड एड्स इट ऑन हेडर, उस पेलोड पे लगाते हैं। तो अगर वो टीसीपी यूज कर रहा है तो वो कहलाएगा सेगमेंट, और अगर वो यूडीपी यूज कर रहा है तो वो कहलाएगा डेटाग्राम। फिर उसके बाद एक चीज और इसमें होती है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द नेटवर्क लेयर पैकेट as a data payload and adds its own header which contain the link layer addresses of the host or the next hop, the result in the link layer protocol which is called a frame। तो अब ये जो पैकेट है ये फ्रेम, the frame is the pass to the physical layer for transmission। अब ये फ्रेम की शक्ल में आगे पास हो जाएगा। अब जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पर वो फिर क्या हो जाएगी, डीकैप्सुलेशन। आगे एक और डायग्राम मैंने देखी थी, ये देखिएगा। ये डायग्राम जरा मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये लेयर दिखाई गई, ठीक है। अब इस सारे को अगर आप देखें और उसमें एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक। अब जो अगली चीज आ गई है वो ये है कि ये जो लेयर है, एक चीज तो उसका हम नाम पढ़ते हैं ना, which is a worth mentioning another concept related to the protocol is the inter addressing, as we discussed before we have logical communication between pairs। अच्छा जी, the figure shows, अब ये इसमें आ गया, मज़ीद इसमें जो डिटेल है उसमें आ जाएगी। यहाँ पर आ जाए। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि जो पैकेट है जब वो एप्लीकेशन लेयर पर है तो उसका नाम क्या है, मैसेज, ठीक हो गया। और इसमें जो एड्रेस वो सेव करता है, अगर आपने यहाँ पे लिखा www.google.com, ठीक, वो आप लिख सकते हैं। मसलन आप लिखा www.google.com। अब ये एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस है। इसके बैक एंड पर जो है वो क्या होगा, आईपी एड्रेस चल रहा होता है। ये एक सर्वर का नाम है गूगल, तो ये इसके बैक एंड पर आईपी एड्रेस चल रहा होता है। अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशन इसमें आई मैसेज में, और इसमें जो नेम आप कोई भी लिखते हैं, व्हाट्सएप बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, अब यहाँ पर जब इस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पर डिसाइड हुआ कि कौन सा इसमें लगेगा
प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टीसीपी यूडीपी, तो उस हवाले से इसका नाम या सेगमेंट बन जाएगा या फिर यूजर डेटाग्राम बन जाएगा। अच्छा, थर्ड, अब इस पे जो इंफॉर्मेशन लगाई जाती है वो पोर्ट नंबर्स, जो पोर्ट नंबर्स आपका सिस्टम यूज कर रहा है वो इस पे एक इंफॉर्मेशन वो डाली जाती है। अब आ गया नेटवर्क। अब नेटवर्क में जहां पर लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व किया जाता है। अब google.com का आईपी एड्रेस क्या है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जब इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो आपके पास google.com इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो ये क्या है, डेटाग्राम इसको कहेंगे और इसके अंदर आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद लिंक लेयर, जहां पर मैक एड्रेस में आपको बताया था कि यहाँ पे मैक एड्रेस की मालूमात होती है, तो ये क्या है, लिंक लेयर एड्रेस। क्या लिखा जी, इसमें एड्रेस जो होगा वो लिंक लेयर होगा और जो इसमें पैकेट का जो नाम रखा जाएगा वो कहा जाएगा उसको फ्रेम कहा जाता है। और इसके लिए हमने कहा था कि कोई खास नहीं है प्रोटोकॉल, लेकिन आर्प उसको हम इसी पे यूज करते हैं। जब हमने आईपी कॉन्फ़िग की कमांड देखी थी तो वहीं पे आरपी आता है होता है। तो हमारे इसके साथ किस किस से कम्युनिकेट किया है वो इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, एक कमांड है आर ए। तो ये क्या कर रही है, ये इंटरनेट एड्रेसेस जो जो डिवाइसेस कनेक्ट है ना, ये उनके फिजिकल एड्रेसेस दिखा रही है। ये 35 का ये एड्रेस है, 255 का ये एड्रेस है, 2242 का ये आईपी बैक एड्रेस है। तो ये एक हमारे पास कमांड होती है जिससे हम ये मालूमात भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब फ्रेम कहेंगे। अब आ गया फिजिकल लेयर। जब ये सारा मैसेज आपका बिट्स में आ जाता है तो ये फिजिकल लेयर कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे कि अब फिजिकल लेयर में चला गया। अब यहाँ से आगे किसका काम है, केबल्स, ठीक है, आपका मीडियम आ जाता है। उसमें आपका हब भी जो होता है ना, हब, वो भी फिजिकल लेयर में आ जाता है। लेकिन स्विच किस में आता है, स्विच आपको बताया था उसमें मैक एड्रेस की मालूमात होती है, लिंक लेयर, तो वो उसको हम लेयर 2 डिवाइस कहते हैं इसी वजह से। और जो हमारा राउटर होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है कि उस पर लेयर 3 की इंफॉर्मेशन, वो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ता है। और स्विच जो होता है वो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को सिर्फ समझता है। जैसा जी लेयर्स का कॉन्सेप्ट। आगे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि सोर्स साइड पर जब प्रोटोकॉल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो एक फॉर्म में चल के ट्रैवल कर रहा होता है, तो दूसरी साइड पे दोबारा से डीमल्टीप्लेक्स होती हैं चीजें। We can say that multiplexing in this case means the protocol at a layer can encapsulate a packet from a several next higher layer protocol. अच्छा, अब डीमल्टीप्लेक्सिंग इसी का उलट हो जाता है। मसलन मैंने आपको बताया था कि लेयर 1 पे जो आप HTTP, जो आपने google.com लिखा, ये HTTP रिक्वेस्ट आपने की, ठीक है, DNS की इंफॉर्मेशन है, SNMP की। अब उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर या वो TCP होगा। अब यहाँ पर अगर इसको आप अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ एक डिसीजन होगा। मसलन आपने HTTP रिक्वेस्ट अगर की है और वो TCP है तो IP, ये उसमें आपकी एक रिक्वेस्ट में ये चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक। अगर आप इसी तरह कोई और रिक्वेस्ट है, आप DNS है या वो, मतलब इसी तरह अगर आप FTP के ले लेते हैं, वो एक सेपरेट रिक्वेस्ट हो जाएगी। उसमें FTP TCP के साथ जाता है और IP के साथ जा रहा है, ये एक अलग से रिक्वेस्ट होगी। तो अब ये क्या है, जो रिक्वेस्ट जैसे यहाँ से आती है दूसरी तरफ वो उसी तरह क्या कहते हैं, डीमल्टीप्लेक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठी की गई और यहाँ पर वो उसी तरह से, अगर वो HTTP की रिक्वेस्ट थी, TCP IP और IP के साथ जा रही है, तो वो सेम उसी तरह वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग उसकी हो जाती है। तो मल्टीप्लेक्स मीन कि ये इस कम्युनिकेशन के अंदर जितने प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं उनको इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करना। और दूसरी तरफ वही प्रोटोकॉल जब ओपन होते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले IP रिजॉल्व होगा।
आईपी का नाम पता चल गया, हाँ जी ये गूगल का ही सर्वर है, आप इसके बैक एंड पे कोई आईपी चल रहा था 200 समथिंग लाइक दैट इज डॉट पर सर्वर, तो यहाँ पर आया। अब रिक्वेस्ट कौन सी है जी, टीसीपी की है, हाँ जी, और एचटीटीपी है, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी, वो आपको वापस रिस्पांस आएगा यहाँ पर, तो वो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट का आपको वापस यहाँ पर रिस्पांस आ जाएगा। इस तरह से ये सारी कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको भी हम साथ देख लेते हैं। इस्टेब्लिश इन 1947 जी, इसको जरा हम जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें लेयर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, एप्लीकेशन लेयर को। अच्छा जी, इस्टेब्लिश जो although we speak internet, everyone talks about the TCP protocol. The suit is not the only suitable protocol defined established in 1947. International Organization for Standard (ISO) ये organization बनाएगी, is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standard बनाया गया। अच्छा जी, ये organization covers all aspects of network communication। ठीक, OSI model 1970 में बना, it was first introduced in the 1970, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अब हुआ क्या, इन ओपन सिस्टम प्रोटोकॉल करता क्या था, मकसद क्या था इसका बनाने का। इन ओपन सिस्टम is a set of protocols that allows any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture। उसके underlying architecture को एक साइड पे रखते हुए वो अलो करता था एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जो हमने टीसीपी में पढ़ा था वो चीज। The purpose of OSI model is to show how to facilitate communication between different systems without requiring changes to the logic of the underlying hardware and software। अब उनके जो अपना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी मैन्युफैक्चरर का, उसके अंदर कोई तब्दीली किए बगैर वो कम्युनिकेशन कर सके। The OSI are not a protocol, it is a model for understanding and designing the network architecture that is flexible, robust and interoperable। The OSI model was intended to be the basis for the creation of protocol in the OSI stack। इसमें क्या क्या, इस स्टैक में क्या क्या प्रोटोकॉल आ जाते हैं जी, जरा देखिएगा। It consists of 7 separate but related layers। अब यहाँ तक अगर आप देखें OSI मॉडल को, मैं यहाँ से लेता हूँ, अब ये जो लेयर्स हैं ऊपर वाली 3, ये कॉमन है, ये हमारे पास फिजिकल नेटवर्क और ये हमारे पास कॉमन है। 4 के बाद जो हमारे पास टीसीपी मॉडल था उसमें क्या था, एप्लीकेशन लेयर आ जाता। लेकिन इस मॉडल में क्या किया गया, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को ब्रेकअप किया गया 3 मजीद लेयर्स में। ठीक है, प्रेजेंटेशन और सेशन। तो एप्लीकेशन 7 होगी, 6 प्रेजेंटेशन होगी और 5वीं सेशन। तो इनफैक्ट आपके पास ये 4 लेयर्स, वही मॉडल था, थोड़ा सा इसमें हमने इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, मजीद थोड़ा सा के स्टेप उसके थोड़े से बढ़ा दिए। When we compare the two models, we find the 2 layers session and presentation are missing from the TCP source। ठीक है, these 2 layers were not added to the TCP protocol source after the publishing of the OSI model। The application layer in the suite is usually considered to be combined of 3 layers OSI models। अब ये बात अभी जो आपको दिखाई, several application protocols इस पे चल रहे होते हैं, अब उनको डिफाइन करना जरा मुश्किल काम हो जाता है कि कौन सा क्या चल रहा है, इसलिए टीसीपी इसको क्या करता है, वो कंबाइन कर देता है। ठीक है, सेवरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इस पे चल रहे होते हैं, सेवरल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट इस पे चल रहा है और बाकी चीजें इधर आगे देखते हैं। 2 रीजंस वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, 2 रीजंस। पहली क्या है, टू रीजंस है। फर्स्ट, TCP/IP has more than one transport layer protocol। ठीक,
अच्छा, जो OSI मॉडल था उसमें दो चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं, दो रीजंस थी इसको। फर्स्ट ये कि TCP/IP जो मॉडल था हैज़ मोर देन वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक। उसमें दो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर UDP और TCP में पढ़ा था। सम ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ द सेशन लेयर आर अवेलेबल इन सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब जो सेशन लेयर्स पे जो डिस्कशन की गई उन्हें ये किया गया कि UDP या TCP के लिए मुख्तलिफ उसके जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है जी। बस द सेशन लेयर आर अवेलेबल इन सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। जो सेशन लेयर है वो कुछ के लिए है, प्रोटोकॉल के लिए वो अवेलेबल होती है। जो दूसरी रीजन थी वो थी कि एप्लीकेशन लेयर इज नॉट ओनली वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन लेयर है वो उस पे एक किस्म का सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, तो इसलिए उसको डिवाइड किया गया। मेनी एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड एट दिस लेयर इफ सम of the functionality mentioned in the session and presentation layer are needed for a particular application, they can be included in the development of the piece of software. तो अगर अब चूंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो सेशन लेयर को यूज करें और साथ आगे जो है प्रेजेंटेशन को भी यूज करें, तो वो फिर इसलिए ये इस चीज को मद्देनजर रख के इसमें ये इजाफा किया गया। अब नाकामी क्या बनी कि OSI मॉडल क्यों नहीं उस तरह से पॉपुलर हुआ। तो OSI मॉडल appeared after the TCP protocol, so most experts were at first excited। जब ये आया तो काफी सारे लोग बड़े खुश हुए जी कि नया मॉडल आया, शायद इससे कोई मजीद कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन क्या हुआ, first excited thought that TCP protocol would be fully replaced by the OSI model. This did not happen for several reasons। काफी सारे but we describe only three कुछ रीजन थी जिनकी वजह से, लेकिन इनमें से तीन यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। फर्स्ट, OSI was completed when TCP/IP was fully in place in a lot of time and money had been spent in the suit changing it। हुआ क्या, हुआ ये कि जो OSI TCP जो मॉडल था ये हर जगह पे लॉन्च हो चुका था, ठीक है, सब उसको यूज कर रहे थे। अब उसको रिप्लेस करके नया मॉडल लाना ये हेक्टिक काम था, इस पे खर्चा भी ज्यादा आता, टाइम ज्यादा लगता। तो इसलिए एक वजह ये बनी कि जो पुराना मॉडल था TCP/IP मॉडल वो चल रहा था और काफी जगहों पे चल रहा था, लॉट ऑफ प्लेसेस पे, ठीक है। तो उसके लिए उसको रिप्लेस करने के लिए खासा टाइम और मनी चाहिए था। सेकंड, सम लेयर्स इन OSI मॉडल्स वर नेवर फुली डिफाइंड। दूसरी ये चीज थी कि कुछ लेयर्स को सही तरह से डिफाइन नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रेजेंटेशन सेशन लेयर्स वर लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट, एक्चुअल प्रोटोकॉल्स फॉर दीज टू लेयर्स वर नॉट फुली डिफाइंड। यानी कि जब इसको प्रेजेंट किया गया तो उस वक्त इसको एक्सपर्ट्स जो थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई ये सारे प्रोटोकॉल्स को आप, ठीक है, उसको थ्योरी में तो बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पे तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई काम सही तरह से नहीं करेगा। तीसरी जो थर्ड था जो वो था जी, the OSI was implemented by an organization in a different application. It did not show a high enough level of performance to entice the internet authority। जो भी इंटरनेट अथॉरिटीज थी ये उनको कोई मुतमईन नहीं कर सका, उनको ये मतलब जिसे कहते हैं मुतासर नहीं कर सके जब इसको इन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया। इस वजह से ये जो OSI मॉडल था ये कामयाब नहीं हुआ और TCP/IP मॉडल स्टिल चल रहा है।